हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। पुनर्जन्म एक ऐसा राज जिसको आज तक कोई समझ नहीं सका, परंतु हमारे ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन हमेशा देखने को मिला है। क्या है रीइंकार्नेशन, कितनी सच्चाई है इसके पीछे, जानते हैं आज हम पुनर्जन्म के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस। रीइंकार्नेशन को हिंदू धर्म और वेदों के अनुसार पुनर्जन्म कहते हैं। ये विश्वास है कि जब एक व्यक्ति का शरीर मरता है तो उसकी आत्मा दूसरे शरीर में जन्म लेती है। इसमें विश्वास है कि कर्मों का फल मिलता है और उसके अनुसार अगले जन्म में व्यक्ति का भाग्य तय होता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक जीव अनंत काल तक पुनर्जन्म और मुक्ति की ऊर्जा को प्राप्त करता है। पुनर्जन्म के मुख्य कारण है कर्म और संस्कार। जब तक कर्मों का फल समाप्त नहीं होता तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। इसलिए लोगों को नेक कर्मों का पालन करना चाहिए ताकि उनका अगला जन्म भी सुखद हो सके और अंत में मोक्ष प्राप्त हो सके। साल 1944, नई कोट, उत्तर प्रदेश। शाम का समय था। एक 23 साल का आदमी अपने हाथ में शराब की बोतल लिए पहाड़ियों के बीच एक छोटे से घर के बाहर खड़ा था। यह घर एक वैश्या का था जो कई सालों पहले इस पेशे को छोड़ चुकी थी। नशे की हालत में वह आदमी उस घर को घूरे जा रहा था और उसके होठों पर बस एक ही नाम था, पद्मा। यह नाम उसके शरीर में एक बेचैनी जगा देता था और सारी पुरानी यादें उसके मन में लौट आती थी। जैसे ही वह आदमी उस घर में घुसने के लिए आगे बढ़ा, अंदर से एक औरत बाहर आई जिसकी उम्र अब ढलने लगी थी। उस औरत के चेहरे पर डर था। उसने वही उस आदमी का रास्ता रोक लिया और उसके हाथ से शराब की बोतल छीनकर तोड़ दी। वो आदमी बिना अपनी आंखें झपकाए उस औरत को देख रहा था और तभी उस औरत के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिन्हें सुनकर उस आदमी की दुनिया पलट गई। मैं आपकी माँ की तरह हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। आपने अपने पिछले जन्म में सब कुछ खो दिया था और आप फिर से सब कुछ खो देना चाहते हैं। पिछला जन्म, आखिर कौन था यह आदमी? 7 फरवरी 1921 को उत्तर प्रदेश के बरेली में भीषण चंद कपूर का जन्म हुआ। जहाँ 10 महीने में बच्चे मुश्किल से थोड़े बहुत शब्द बोलना सीख पाते हैं, भीषण ने पीलीभीत बोलना शुरू कर दिया। आखिर इतना छोटा बच्चा इतना भारी शब्द कैसे बोल पा रहा था? किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था। जब भीषण 4 साल का हुआ तो वह अपने पिता के साथ एक शादी में गया। वहाँ से लौटते समय उनकी ट्रेन पीलीभीत नाम के एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम अनाउंसमेंट सुनते ही भीषण ट्रेन से उतरने की जिद करने लगा। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह रोते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ रहता था। उसके पिता हक्के बक्के रह गए। क्या वह सच में पिछले जन्म की यादें थी या केवल एक भ्रम? यह सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा और फिर एक दिन अखबार में एक आर्टिकल छपा। यह आर्टिकल केकी नंदन स्याई नाम के एक वकील का था। इसमें उन्होंने अपने बेटे के पिछले जन्म की यादों के बारे में बताया। ऐसे केसेस को सामने लाने के लिए बढ़ावा दिया, जिसके बाद उन्हें भीषण की कहानी के बारे में पता चला। कुछ दिनों बाद वकील स्याई भीषण के घर उससे मिलने पहुंचे। स्याई ने भीषण से कई सारे सवाल पूछे और उसकी मेमोरीज को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। भीषण चंद ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम लक्ष्मी नारायण था। वह पीलीभीत में रहता था। भीषण ने अपनी पिछली जिंदगी से जुड़ी कई जगहों और लोगों को भी पहचाना और फिर इन सारी बातों को कंफर्म करने के लिए भीषण चंद साई के साथ पीलीभीत पहुंचा। वह अपने पिछले जन्म की माँ यानी लक्ष्मी नारायण की माँ से मिला। लक्ष्मी की माँ ने भीषण से कई ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब लक्ष्मी नारायण के अलावा कोई और नहीं जानता था, लेकिन भीषण ने बिना सोचे उन सभी सवालों के सही सही जवाब दिए, जैसे कि वह ना जाने कितने समय से सब जानता है। स्याई ने इन सभी बातों को नोट करके एक डॉक्यूमेंट तैयार की और अपनी रिसर्च के साथ लेकर अपने घर लौट गए और यह इन्वेस्टिगेशन यही रुक गई। कई सालों बाद रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट एन स्टीवनसन ने इस केस को दोबारा खोला, इस बारे में जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले इस बात का पता लगाया कि भीषण के पास क्या कोई तरीका था जिससे वह लक्ष्मी नारायण के बारे में जान सकता था, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद स्याई की राइटिंग्स की हेल्प लेकर स्टीवनसन इस केस को आगे बढ़ाने लगे। लक्ष्मी नारायण एक अमीर किसान हर नारायण का एक लौता बेटा था। अपने पिता की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और उनके पैसों पर ऐश करने लगा। अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, खूबसूरत लड़कियां और अलग अलग तरह के नशे। लक्ष्मी नारायण ने कभी शादी भी नहीं की, लेकिन उसे अपने गांव में रहने वाले एक वैश्या से बहुत गहरा लगाव था। लक्ष्मी नारायण पद्मा नाम की इस वैश्या के पीछे
पूरी तरह पागल था, इतना ज्यादा कि एक बार इसी जुनून में उसने एक आदमी की दिन दहाड़े हत्या कर दी। हुआ यूं था कि एक बार लक्ष्मी नारायण ने एक आदमी को पद्मा के घर से निकलते हुए देखा। यह देखते ही उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने नौकर की बंदूक छीनकर उस आदमी पर गोली मार दी। पुलिस कई दिनों तक उसके पीछे रही, लेकिन वह अपने पैसों के दम पर कानून के हाथों से भी बच निकला। इस घटना के बाद लक्ष्मी नारायण पीलीभीत छोड़कर शाहजहानपुर में चला गया। यहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। 5 महीने तक कई बीमारियों से जूझने के बाद 15 दिसंबर 1918 को केवल 32 साल की उम्र में लक्ष्मी नारायण की मौत हो गई। लक्ष्मी नारायण के जीवन में पद्मा की बहुत ही खास जगह थी। वह पद्मा ही थी जिसके कारण लक्ष्मी ने अपनी पूरी जिंदगी शादी ही नहीं की और उसे अपने रखेल बनाकर उसके साथ ही रहता था। इन सभी बातों का असर भीषण के जीवन में भी देखा गया। केवल 5 साल की उम्र में भीषण ने अपने पिता से कहा कि वह एक रखेल रखे और उसके साथ समय बिताए, उन्हें बहुत मजा आएगा। लक्ष्मी नारायण की ही तरह भीषण को भी पद्मा से बहुत लगाव था। बचपन में पद्मा कई बार भीषण से मिलने आया करती थी और वह एक पल में उसे पहचान कर उसकी गोद में जाकर बैठ जाता था और फिर कई घंटों तक उससे बातें करता रहता था। सिर्फ यही नहीं, भीषण को पद्मा के घर से निकले उस आदमी का मर्डर की भी एक एक डिटेल याद थी। और तो और वह बहुत ही गर्व से इस बात का ऐलान करता था कि किस तरह से पद्मा को पाने के लिए उसने एक आदमी की जान ले ली। जब भीषण 23 साल का हुआ तो उसने अपने ऑफिस में पद्मा को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात से वह इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि पद्मा को सामने देखते ही वे बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन यह बात यही खत्म नहीं हुई। उसी शाम भीषण चंद पुरानी यादों को ताजा करने का इरादा लेकर पद्मा के घर पहुंचा, लेकिन पद्मा का जवाब वैसा नहीं था जैसा वह चाहता था। पद्मा ने भीषण को कहा कि वह उसकी माँ की उम्र की है और इसीलिए भलाई इसी में ही है कि वह वहाँ से चला जाए। भीषण चंद इस सबसे बहुत दुखी हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया। इस घटना के बाद भीषण और पद्मा कभी नहीं मिले। लगभग 2 साल बाद भीषण ने शादी कर ली और पद्मा का चैप्टर फाइनली खत्म हो गया।